जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम भी सामने आया है। जो कंपनी इस घोटाले में पाई गई है, अमांडा एंटरप्राइजेस, इस कंपनी की जांच हो रही है। हालांकि पार्थ पवार की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन फडणवीस सरकार अब इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हो गई है। जैसे ही ये मामला सामने आया है तो इस पर तुरंत एक्शन शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कार्रवाई की है। इसमें 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है, खुद इसमें रिपोर्ट मांगी है और कुछ लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। और बीजेपी ने ऐसा साफ संदेश दिया है अजीत पवार को, एनसीपी को, कि अब अजीत पवार खुद जो है अपने बेटे से पल्ला झाड़ रहे हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि मेरे बेटे का अपना बिजनेस है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपना काम करते हैं और मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं शामिल नहीं हूं। वो खुद सफाई दे रहे हैं। सफाई कैसे दे रहे हैं? क्योंकि दबाव है। दबाव किसका है? बड़े पार्टनर का है, यानी कि भाजपा का है। महायुति में एक चीज ये जो देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, चाहे वो शिंदे की पार्टी हो या फिर अजीत पवार की पार्टी हो, दोनों को साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि आपको इस तरह के भ्रष्टाचार से दूर रहना है और काम करना है। आपको जो ये टारगेट दिया गया है, 100 दिनों का टारगेट दिया गया है, 2.5 साल का, इसको पूरा करना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी, आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। यही तरीका इस मामले में भी अपनाया गया है। इस मामले को पहले आप जान लीजिए। सरकार की एक 40 एकड़ की जमीन थी जिसकी कीमत बताई जा रही है 1800 करोड़ हो सकती है, लेकिन उस जमीन को ये जो अमांडा एंटरप्राइजेस है उसे 300 करोड़ में बेच दिया गया और 21 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं दी गई। अब ये जमीन तो राज्य सरकार की थी, यानी कि सरकारी अधिकारियों की इसमें मिली भगत है और उन्हीं की मिली भगत से ये जमीन इतने सस्ते में बेची गई है। ये मामला पहले थोड़ा बहुत सुगबुगाहट में था, लेकिन अब इसमें साफ तौर पर चीजें सामने आई, जिसके बाद हंगामा मच गया। फिर ये भी सामने आया कि पार्थ पवार इसमें एक साझेदार है। कंपनी उनकी नहीं है अकेले की, लेकिन वो एक साझेदार है, जिसके बाद पार्थ पवार पर भी सवाल उठे। अब पार्थ पवार पर सवाल उठेंगे तो अजीत पवार पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि दोनों ही पिता पुत्र हैं और सरकार में है अजीत पवार। इसीलिए ये जो तार है वो सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री से भी जुड़ गए। अब उप मुख्यमंत्री तो सफाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो कि जांच करेगी। साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग से भी इसके जो दस्तावेज है देवेंद्र फडणवीस ने खुद मंगाए हैं, साथ ही भूमि अभिलेख भी मंगाए हैं। वो खुद दस्तावेजों को पर्सनली देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सीधे सीधे डिप्टी सीएम पर आरोप लग रहे हैं, इसीलिए वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते जांच में। इसी तरह जो संबंधित अधिकारी है रविंद्र तारू, उनको निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। शीतल तेजवानी है जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। और दिग्विजय पाटिल है जो इसमें एक साझेदार है, जिनकी भूमिका नजर आ रही है, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। और अब जांच के बाद इसमें और लोगों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सरकार के स्तर पर शामिल है या जो कंपनी के स्तर पर शामिल है, उनके नाम भी सामने आएंगे और केस दर्ज किया जाएगा। अब इस मामले में ऐसा नहीं है कि सरकार में है तो केस होगा ही नहीं, सरकार में है तो भ्रष्टाचार चल रहा है, कमेटी बनी है तो कमेटी सालों साल चल रही है, कमेटी बनी है तो आपराधिक कार्रवाई भी दर्ज हो गई है। ये बात शुरू से जो सीएम फडणवीस है, गृह मंत्री अमित शाह है, क्योंकि ये सारे एक्शन ऐसे ही नहीं हुए हैं, ये केंद्र की तरफ से भी है कि मामले में कोई कोताही नहीं रखनी है, चाहे उसमें डिप्टी सीएम का नाम ही क्यों ना आ जाए। क्योंकि बात भ्रष्टाचार की नहीं होती है, बात भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की भी होती है कि सरकारें चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं है कि आप हर एक अधिकारी, हर एक नेता जो है वो पूरी तरह से ईमानदार होगा। उसमें बेईमान निकल सकते हैं, सरकार किसी की भी हो सकती है, लेकिन बात है कि आप नकेल कैसे कसते हो, बात है कि आप सजा क्या देते हो, कार्रवाई कितनी करते हो। और इस मामले में देवेंद्र फडणवीस पीछे हटने वाले नहीं है, किसी को बख्शने वाले नहीं है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शिंदे के नेताओं को भी चेतावनी दी गई है, ये कोई आज की बात नहीं है। अजीत पवार के साथ तो ये मामला अभी चल रहा है। अजीत पवार के उनके जो नेताओं के एक आध केस आए हैं, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने बुलाकर पर्सनली साफ तौर पर कहा है कि बयानबाजी देने से, किसानों को लेकर एक बयान दे दिया था, उससे बचे और काम ठीक से करें। लेकिन
शिंदे के साथ ये समस्या तो बहुत लंबी चल रही है, जब से सरकार बनी। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे खुद अपनी एक मीटिंग में नहीं आते थे जिसमें परफॉर्मेंस बताना होता था, वो मुख्यमंत्री मोड में ही चल रहे थे। शुरुआत में तो ऐसा ही था, उनको तो मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन जब नहीं बनाया गया तो उनको उस मोड से बाहर नहीं आ पा रहे थे कि मैं तो अब उप मुख्यमंत्री हो गया हूँ, मेरे पास 2-3 विभाग है, तो मुझे जाकर मीटिंग में अपना हिसाब किताब सब दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए, लेकिन आते ही नहीं थे। क्या उनको लगता था, क्या अहम था, क्या नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है पटरी पर आ गई, क्योंकि भाजपा ने बता दिया कि बड़े भाई हम हैं, अगर तुमको लगता है भाई यहाँ नहीं जम सकती तो चले जाओ जहां जा रहे हो। इसी तरह से उनके कुछ नेताओं के खिलाफ मामले आए थे शुरुआती दौर में। अभी कुछ समय पहले ही संजय शिरसाट का मामला था, जिसमें वो कैश से भरा हुआ, नोटों से भरा हुआ एक बैग उनके पास था, होटल के कमरे में बैठे थे। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई दी थी कि वो मामला क्या था, उनकी है तस्वीर नहीं है, उन्होंने कुछ सफाई दी थी इस पर। लेकिन इस मामले के बाद संजय शिरसाट को बुलाया गया था, शिंदे को बुलाया गया था और साफ चेतावनी दी गई थी। इसके बाद संजय गायकवाड़ अभी एक कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ मारा है, जिस पर एकनाथ शिंदे को खुद कहना पड़ा कि अनुशासन में रहें, बाहर ठीक से व्यवहार करें। एक इनके विधायक ही थे जिनकी मां के नाम पर बार चल रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसके ऊपर छापा पड़ा था। ऐसे ही कुछ इनके मामलों में, कुछ इस तरह के मामलों में इनके शिवसेना शिंदे के कुछ नेता फंसे हुए हैं, जिनमें विधायक भी हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इसके ऊपर खूब तनातनी चली थी कि गठबंधन सहयोगियों पर ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन भाजपा ने तब एक सीधी लाइन खींच दी। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया, और ये मीटिंग्स हुई हैं, ये खूब मीटिंग हुई है इस पर, और इसमें कहा गया है कि अब इस तरह की ऐसी चीजें होती हैं, सामने आती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। अब गठबंधन सहयोगी की चीजें नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो कुर्सी मिली है, ये जो सरकार मिली है, काम करने के मिली है। और ये बात देवेंद्र फडणवीस शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमको अपने टारगेट पूरा करके दिखाना है, जनता ने जो भरोसा किया है हमें वो काम करके दिखाना है। अगर इसमें गठबंधन के कारण रुकावटें आएंगी तो फिर गठबंधन ही खत्म करेंगे, फिर क्या जरूरत है गठबंधन रखने की। क्योंकि कल को अगर आप इस तरह से सरकार जनता के सामने जाओगे, जहां भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, जहां गलत काम करने के आरोप होंगे, और जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, कहाँ विकास का काम नहीं होगा, तो जनता फिर आपको दोबारा क्यों चुनेगी। तो वैसे भी हारना है तो 5 साल कुर्सी गर्म करने क्या फायदा। तो इससे अच्छा है कि फिर आप गठबंधन से अलग हो, अकेले बनाए, चाहे जैसे बनाए। तो ये चेतावनियां अजीत पवार को भी दी जा चुकी हैं, और शिंदे को भी। शिंदे ज्यादा परेशान रहे थे और परेशान करते भी थे। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को लेकर उनसे कोई तनाव नहीं था, उनकी अपनी चीजें थी, और वो अपनी कमजोर स्थिति में अभी भी है, क्योंकि शरद पवार ने पार्टी का विलय किया नहीं है। 1000 तरह की बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी शरद पवार निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उनकी अपनी रणनीति है, एनडीए के साथ भी उनकी कुछ बात बन नहीं पा रही है, बेटी का भविष्य अभी भी डामाडोल है, और इसीलिए दोनों तरफ चल रहे हैं। अभी जो पार्थ पवार के ऊपर सवाल उठा है, उस पर सुप्रिया सुले ने सीधे सीधे पार्थ पवार का समर्थन किया, सीधे समर्थन किया है कि मुझे पूरा विश्वास है पार्थ ऐसा नहीं कर सकता। अभी परिवार में तो बड़ा सहयोग चल रहा है, लेकिन सरकार पे सवाल उठाएंगे। आखिर सरकार पे सवाल उठाओगे तो आप ही के ही परिवार का आदमी है जो इसमें शामिल है। लेकिन अब जो भी है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, कौन अपराधी है, ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा। और जो सरकार का रवैया है उससे ये साफ लगता है कि अगर पार्थ पवार भी शामिल होंगे तो फिर तो भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है इन मामलों को लेकर। दूसरा, बीजेपी क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पार्टी है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जनता का सबसे बड़ा भरोसा उसके ऊपर बनता है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा सख्त होना पड़ेगा और उसको बड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। और बीजेपी भी अपने नेताओं पर कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता के ऊपर अभी छापा पड़ा है ईडी का, मेरठ में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। अच्छे बुरे लोग, ठीक से काम करने वाले, बेईमान ईमानदार लोग हर जगह होते हैं, हर पार्टियों में होते हैं, लेकिन कोई पार्टी कार्रवाई कैसे कर रही है इसके ऊपर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना नेता है बचा लिया, अपना नेता है कोई कार्रवाई नहीं होने दी, जांच ढीली कर दी, चलता रहे सालों साल से। लेकिन होता क्या है कि इस राजनीति में ये जो वॉशिंग मशीन नाम का टर्म लाए हैं कि हाँ बीजेपी में जाते हैं तो सब साफ हो जाते हैं, सारे भ्रष्टाचार के आरोप साफ हो जाते हैं, इसके कारण ये लोग जब बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई होती है तो उसको हाईलाइट नहीं करते, उस पर बात नहीं करते। बीजेपी नेताओं पर भी ईडी के छापे पड़े हैं, अलग अलग राज्यों में पड़े हैं, तो ये लोग उसको नहीं उठाते हैं। हाँ, लेकिन जब विपक्ष के नेता पर ईडी का छापा पड़ता है तो कहेंगे नहीं जी हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो रही है।
और इन्होंने वॉशिंग मशीन भी सीख रखी है कि अजीत पवार गए वॉशिंग मशीन हो गए, फलाना नेता गए वॉशिंग मशीन हो गए। अगर वॉशिंग मशीन ही करना होता, बीजेपी ने वॉश ही करना होता, तो आज इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं होती। बहुत बड़े बड़े मामले हुए हैं जिन्हें सुना अनसुना करके निकाल दिया गया। ऐसा कई राज्यों में हुआ है। वेस्ट बंगाल में ही देख लें, पश्चिम बंगाल में कितने मामले आए हैं। नियुक्ति से, रोजगार घोटाले से लेकर नौकरियों के नाम पर जो घोटाला चला वो अलग, चिट फंड का घोटाला वो अलग, इनके एक मंत्री के घर से कैश और उनसे जुड़ी एक महिला के घर से कैश, कितनी सारी चीजें मिली हैं। लेकिन ममता बनर्जी मजाल है कि कोई सख्ती दिखा दे, नहीं, उल्टा ईडी पर आरोप लगाएंगी, केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगी। तो यहाँ पर आंख नाक बंद करने वाले तो बहुत से नेता हैं, बहुत सी सरकारें हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात साफ तौर पर, कम से कम केंद्र नेतृत्व की तरफ से, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर स्तर पर उतनी ही शुचिता है, लेकिन जो केंद्र शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। और ये दिख रहा है कि अगर महाराष्ट्र में बार बार ये दिखा है कि आप चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे आप सहयोगी के विधायक हैं, लेकिन अगर आपके नाम पर इस तरह की चीजें होती हैं या फिर आप ऊटपटांग बयान देते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि ये कुछ नेताओं के चलते पार्टी जनता का भरोसा नहीं खोना चाहती, बीजेपी अपना नुकसान भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि एक बार लोगों का भरोसा, लोगों ने मान लिया कि सरकार तो ऐसे ही है, ये तो बस आए हैं सत्ता सुख उठाने, तो फिर जनता का भरोसा जीतना बड़ा मुश्किल होता है। देवेंद्र फडणवीस ने एक अच्छे नेता के तौर पर साफ सुथरी छवि बनाई है, कर्मठ नेता की छवि बनाई है, और अपनी सरकार को भी वो उसी छवि के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। अब अगर अजीत पवार की पार्टी पर, उनके नेताओं पर कार्रवाई करनी पड़ी तो महाराष्ट्र में वो भी किया जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।